हमने चैप्टर 1 कर लिया है, लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। मैं एक बार फिर से इसके बारे में सारा बता देती हूँ। इस यूनिट के अंदर देयर आर 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आपकी जो 11th-12th की बायोलॉजी है उसका ये बेसिक है, ठीक है। यहाँ से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए हम 11th में बीच की कोई भी यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फर्दर चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, जो आपका जो अभी रिसेंट जो गाइडलाइंस है सीबीएसई की, उसके अकॉर्डिंग ये जो यूनिट है इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स, ठीक है। 12 नंबर की होगी ये यूनिट। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये यूनिट बहुत बहुत जरूरी है। ये यूनिट थोड़ी सी टफ सब बच्चों को इसलिए लगती है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, और ये एग्जाम्पल आप स्किप नहीं कर सकते। अभी तो आपने एग्जाम्पल्स कुछ किए ही नहीं है लिविंग वर्ल्ड में। जैसे जैसे हम लिविंग वर्ल्ड से एनिमल किंगडम के चैप्टर में आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम ये एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं सिर्फ आज फिर से आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक लो, किसी के पास अगर बुक नहीं है तो मेरे पास एक स्पेयर है, आप मेरे से ले सकते हो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये यूनिट है, ठीक है। इसके 4 चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 10-15-25 लास्ट एंड एनिमल किंगडम, राइट। लिविंग वर्ल्ड हमने चैप्टर किया अभी तक। ये चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ध्यान देना इसके बारे में। इसको एक बार आराम से समझ के देखो कि जो लिविंग वर्ल्ड है, इस पूरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नॉन लिविंग से आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, ठीक है। कौन से एक्सक्लूसिव फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पे अप्लाई होते हैं, नॉन लिविंग पे वो अप्लाई नहीं होते। इसमें हमने 2 पढ़े थे, कॉन्शियसनेस, राइट, और हमने एक पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्शियसनेस को ही लिखा गया है, बट एक्चुअली ये दोनों ही हैं जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं लिविंग बीइंग्स के। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, इवन अ पर्सन इन द कोमा, ही और शी कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सॉरी, एक्सटर्नल को नहीं, वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करता है। कौन से उसको मेडिसिन दी जा रही हैं, कौन सी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। उसी तरह सेकंड नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म, सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर होती हैं, दैट सीरीज ऑफ रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये सब एक रिएक्शंस चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर्स में धीरे धीरे जैसे हम एडवांस चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, ये सब हम रीड करेंगे। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि फर्स्ट पॉइंट था कि ये क्लियर करना कि लिविंग कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं, कौन से एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो लिविंग पे अप्लाई होते हैं, नॉन लिविंग पे अप्लाई वो नहीं होते। सेकंड था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे डिस्कवर होते हैं, इस प्लैनेट पे डिस्कवर होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उनका नाम रखना, उनकी डिटेल्स बताना। तो अगर कोई प्लांट नया डिस्कवर होता है तो उसके लिए डील करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी वर्ड जहां पे भी आ जाएगा मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दी प्लांट्स। फिर आता है अगर कोई नए प्लैनेट पे कोई एनिमल डिस्कवर होता है तो उसकी नेमिंग कौन करेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN। लिविंग बीइंग्स क्या है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड non-living beings. Then the point comes कि how can we give the names to the living beings. जितने भी living beings हैं उनको आइडेंटिटी कैसे दोगे, उनकी नेमिंग कैसे करोगे, ICBN के थ्रू और ICZN के थ्रू। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काइंड ऑफ कमेटी आप कह सकते हो, जो इनके साथ डील करती हैं। बट जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं, दे मस्ट बी गिवन साइंटिफिक नेम्स। लोकल लैंग्वेज के नेम्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हम। लोकल लैंग्वेज के जो नेम्स होंगे वो पूरे प्लैनेट पे हर कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर सिटी में, हर विलेज में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज तो हर जगह अलग अलग रहेगी। लेकिन अगर एक साइंटिफिक नाम दे दिया जाए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, पूरे यूनिवर्स में जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, तो उसको पढ़ना कंपैरेटिवली क्या होगा, इजी होगा। तो प्लैनेट पे जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म या
सॉरी नया प्लांट नया एनिमल कोई भी डिस्कवर होता है, ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो हम दोनों के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। तो जब भी कोई नया प्लांट या एनिमल डिस्कवर होगा तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाए। कौन देगा? ICBN या फिर ICZN, डिपेंड करता है कि वो प्लांट है या एनिमल है। जब ये नेमिंग की जाती है तो प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो रूल्स हमने डिस्कस किए थे। 2 वर्ड्स का नेम होना चाहिए, फर्स्ट नेम जीनस होगा, सेकंड नेम स्पीशीज होगा। जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल, स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? स्मॉल। दोनों को सेपरेट सेपरेट हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, टाइग्रिस को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। अगर आप उसको टाइप कर रहे हो किसी डिवाइस पे तो वो किस में होगा? इटैलिक्स में। इटैलिक्स में। गुड। टेक्सोनॉमी क्या होती है? ब्रांचेस डिस्कस की थी। द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ साइंस है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। दैट ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the characterization, identification, classification and nomenclature of the organism। इसको लिंक करके पढ़ो कि पहले हमने पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फिर हम सिर्फ लिविंग पे फोकस कर रहे हैं कि लिविंग की नेमिंग कैसे करेंगे, हो गया। उसके बाद कि टेक्सोनॉमी क्या है, हमने नेमिंग कर दी, ICBN और ICZN ने उसकी नेमिंग कर दी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, दैट ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द CICN। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर फिर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नॉमेनक्लेचर। ये वो ब्रांच ऑफ द साइंस है जो इन चीजों के साथ डील करती है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में मैंने बताया था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी NCERT में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या था, टेक्सोनॉमी के बाद आया था। उसमें CICN तो इंक्लूड है ही है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, प्लस कुछ एडवांस कैरेक्टर लिए थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, सपोज एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, उसको आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया और उसका नेम कर दिया, ये काम तो कर दिया टेक्सोनॉमी ने। मॉडर्न टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करती है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, अंदर से वो कैसा दिखाई देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है। सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है जो टेक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी स्टडी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हमारी पूरी टेक्सोनॉमी स्टडी हो कि हम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, कौन सा हमारा फाइलम है, ठीक है, कौन सी हमारी क्लास है, ऑर्डर है, फाइलम, जीनस एंड स्पीशीज। ये जो हमारे नाम दिए गए हैं, 7 कैटेगरीज में हमारी डिटेल बताई गई है, वो तो है टेक्सोनॉमी। हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारे बारे में हमें पता होगा ह्यूमन बींग्स के बारे में कि हम मंकीज से इवॉल्व हुए हैं। जब हमारा इवोल्यूशन स्टडी किया जाएगा तो वो कौन स्टडी करेगा? सिस्टमैटिक्स। फिर से बता रही हूँ, टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो सिर्फ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करती है। मॉडर्न वो है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करती है। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी के साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ा जाता है। ये सिर्फ डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर समझो तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म की डिटेल के बारे में पता होना, उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब कुछ मालूम होना, ठीक है। फिर आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया जाता है। इसको KPC इस तरीके से लर्न कर सकते हो, K फॉर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ भी लिख सकते हो, राइट, और आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ लिख सकते हो, बट आप इनकी शफलिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फाइलम बाद में लिख दिया, क्लास पहले लिख दी। आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना होगा, ईदर फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीशीज और फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम। नेक्स्ट आते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। एड्स का मतलब होता है कि कोई जैसे कोई ऐसी चीज जो हमें हेल्प करती है, टीचिंग एड्स हैं। ये मेरे पास अभी कोई पेन है, राइट, लैपटॉप है, कोई बोर्ड है, कोई नोट्स हैं, कोई PDF है, एनिमेशन है, ये मेरे टीचिंग एड्स हैं जिनकी मदद से मैं आपको टीच कर रही हूँ। ऐसे ही टेक्सोनॉमिक एड्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सोर्सेस जो हमें टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में मदद करते हैं, राइट। कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मुझे उसकी टेक्सोनॉमी स्टडी करनी है सारी की सारी, उसके लिए मैं किसी भी टेक्सोनॉमिक एड की हेल्प ले सकती हूँ। बॉटेनिकल गार्डन्स हमने पढ़े थे, जहाँ पे
लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल दोगे? बोटेनिकल गार्डन में कौन कौन से मेन प्लांट्स थे? बोल सकते हो बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर दो, बात करो, बीच में मुझे आंसर्स करो। बोटेनिकल गार्डन में कौन से मेन प्लांट्स थे? पूजा, आरजू, खुशबू, और कौन है? निशांत, आरती, कुछ तो बोलो, माइक अपना ऑन करो, बेशक अपना कैमरा ऑन करो, आंसर करो मुझे। The Great Banyan Tree, Pandanus और विक्टोरिया अमेजोनिका। पेंडेनस के स्पेशल फीचर क्या थे? जो साइड रूट्स थी उसकी, उसमें कैप्स थे। साइड रूट्स को क्या नाम दिया था? स्टिल्ट रूट्स का। गुड, ठीक है। दूसरा, ऐसा कौन सा प्लांट था जिसके लीव्स बहुत बड़े थे, जिसके ऊपर 6 से 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं? विक्टोरिया अमेजोनिका। तो ग्रेट विक्टोरिया। गुड। जूलॉजिकल पार्क्स में, जू में क्या किया जाता है? एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी डिटेल्स लिखी जाती है वहां पर। हर्बेरियम में क्या था? प्लांट्स को ड्राई करके फाइल के अंदर शीट्स के ऊपर चिपकाते हैं, ठीक है, पेस्टिंग करते हैं, प्लस उसकी जो डिटेल्स है वो वहां पे मेंशन की जाती है। म्यूजियम में क्या था? ये जो डेड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो बॉडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उसके बारे में पढ़ सके। कीज, टेक्सोनॉमिक कीज मैंने बताया था, ये सबसे अलग है, बोटेनिकल जूज, हर्बेरियम से बिल्कुल अलग है। टेक्सोनॉमिक की का मतलब था कि इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करके वन बाय वन हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ध्यान है? अब इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू समझ में आया कि इस चैप्टर में हमने क्या किया था? यस मैम। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग, कैसे उनकी नेमिंग करनी है, कौन कौन सी ब्रांचेस डील करेंगी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगी? जीनस। सिमिलर जीनस किसमें आएंगे? वन फैमिली में। फैमिलीज किसमें आती हैं? ऑर्डर में। सिमिलर ऑर्डर्स क्या बनाते हैं? क्लास, फिर क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज किसमें देखने को मिलेंगी? स्पीशीज में या किंगडम में? स्पीशीज में। सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटीज किसमें देखने को मिलेंगी? किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटीज होंगी, डाइवर्स होगा। स्पीशीज में सबसे ज्यादा क्या होंगी? सिमिलैरिटीज। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस रह गई थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, बोर्ड्स में भी उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। हमने पढ़ा था, कीज तक हमने किया था। बॉटेनिकल गार्डन्स में ग्रेट बैनियन ट्री है, पेंडेनस है, विक्टोरिया अमेजोनिका के बारे में था, राइट। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम एंड हर्बेरियम। हर्बेरियम में इस तरीके की शीट्स तैयार की जाती हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। कीज में स्टेटमेंट्स होती हैं, वन बाय वन हम उसको आंसर करके अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ये 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ओनली वन टेक्सोन। जैसे 7 कैटेगरीज हैं, मैंने बताया था, हायरार्की, लेवल्स, कैटेगरीज, टेक्सोन, सबका मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर भी आके। मोनोग्राफ, मोनो मतलब वन, राइट। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओनली वन टेक्सोन और कैटेगरी इज नोन एज मोनोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किंगडम से लेके स्पीशीज तक, सपोज हम जीनस की बात कर लेते हैं या हम बात कर लेते हैं किसी एक क्लास की, ये एक एक टेक्सॉन है। किंगडम अपने आप में एक टेक्सॉन है, एक लेवल है।
किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास। इस तरह से स्पीशीज तक 7 टेक्सोन आते हैं, 7 कैटेगरीज आती हैं। अगर आप एक टेक्सोन, एक कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसकी डिटेल स्टडी करो तो दैट इज नोन एज द मोनोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई क्लास ले ली, ठीक है, उस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके सारे ऑर्गेनिजम्स की अगर सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है, अब देखो सिस्टमैटिक वर्ड आ गया यहाँ पर। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होगा कि उसकी आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये और क्लासेस तो nomenclature। पढ़ोगे, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ोगे कि उन ऑर्गेनिज्म का आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, वो इवॉल्व कैसे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप सिस्टमिक स्टडी करते हो उसकी, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है बेटा? पीडीएफ दिख रहा है ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर? Yes, ma'am. अब नहीं। ठीक है। मैनुअल का मतलब क्या होगा? इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पीशीज। ये डेफिनेशंस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ओनली वन टेक्सोन। 7 टेक्सोन है आपके पास, 7 कैटेगरीज हैं। यश कुमार, आपको दिख रही है स्क्रीन बेटा? यश, No, ma'am. नहीं दिख रही है स्क्रीन? आप अपना नेटवर्क चेक करो। बाकी सबको दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यश, फिर आप अपना Yes, नेटवर्क ma'am. चेक करो तो इंटरनेट का इशू हो सकता है। मैनुअल का मीनिंग है इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पीशीज। देखो 7 टेक्सोन है, अगर किसी भी एक टेक्सोन की डिटेल पढ़नी है तो वो किस में होगी? मोनोग्राफ में। वो टेक्सोन कोई भी हो सकता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीशीज। अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की डिटेल पढ़नी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट कैन बी टेकन, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द मैनुअल। फ्लोरा एंड फना, ये टर्म्स बहुत बार आएंगी। फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उसका, उसकी जो वो किसमें इंक्लूड होंगे? फ्लोरा, फ्लोरा के अंदर। अगर मैंने बोल दिया फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, इसका मतलब उस एरिया में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सबको उसमें क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। फना के बारे में बोलेंगे FAUNA, फना मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोला जाता है? फना। ठीक है, तो ये जो टेक्सोनॉमिक हेड्स हैं ये हमें आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्ट्स, हर्बेरियम, म्यूजियम, monograph, manual, flora and fauna. Many times questions are asked about the monograph and manual, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 7 टेक्सोन है, 7 कैटेगरीज हैं, किंगडम से लेके स्पीशीज तक। किंगडम से लेके स्पीशीज तक किसी भी एक टेक्सोन की जब आप डिटेल स्टडी करते हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मोनोग्राफ। लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में पढ़ा जाता है, दैट इंफॉर्मेशन इज इन मैनुअल, राइट। ये मैनुअल और मोनोग्राफ में डिफरेंस को ध्यान रखना है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स होते हैं दे कम्स अंडर दी फ्लोरा, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस में आएंगे? फना के अंदर। फ्लोरा से तो आपको ध्यान रह ही जाएगा ना, फ्लावर्स तो प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं, तो प्लांट सारे के सारे इसमें आएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। फिर से इसको अच्छे से रीड करो, इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और शाम को एक बार डाउट क्लास में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर ले। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, साथ साथ रिस्पॉन्ड करो तभी मुझे पढ़ाना ठीक लगेगा। Yes, ma'am. करवा दो अगला चैप्टर। स्टार्ट कर दूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? Yes, ma'am.
इसके ऊपर मैं आपको एक पहले थोड़ा सा करके फिर एक एनिमेशन दिखाऊंगी जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल्स होगी। कोई भी चैप्टर, कोई भी यूनिट, किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसे स्टार्ट करने से पहले अपनी एक रूटीन बनाओ कि सीधा चैप्टर को रीड नहीं किया जा सकता कभी भी। अगर सीधा रीड करोगे तो चीजें कभी भी क्लियर नहीं होंगी। फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपके माइंड में उसका एक मैप तैयार होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अब अगर आप लिविंग वर्ड दोबारा पढ़ते हो तो आपके माइंड में चीजें अभी एक ही बार पढ़ा है, इस एक साल में तो पता नहीं कितनी बार वो पढ़ा जाता है, तो चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए कि इस लिविंग वर्ल्ड में मुझे फर्स्ट क्या पढ़ना था, लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन, फिर उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ना था, नॉमेनक्लेचर के बारे में, फिर उनके टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और इनकी डेफिनेशंस क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं और टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नॉन लिविंग के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे आके खत्म नॉन लिविंग का, हमने जो डिफरेंस पढ़ना था हमने पढ़ लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब उनको क्लासिफाई करना। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा उनको लर्न करना, बट ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है और इंटरेस्टिंग भी है अगर इसको इंटरेस्ट से लेके चलोगे, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो कुछ कुछ चीजें इसमें हिंदी में लिखी हुई हैं क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा पुराने हैं। जहां आपको दिक्कत आती है, ये पीडीएफ में आपको दूंगी, नोट्स को लिखो, जहां कोई लाइन समझ नहीं आती है तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन दे दूंगी, मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। जब तक उस चीज को लिखोगे नहीं वो समझ में नहीं आने वाला। लिखो उसको, पूरी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बनाओ, उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर लिविंग वर्ड से अब नेक्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा उससे ज्यादा एडवांस होगा। इस चैप्टर में हमें ओवरव्यू ये पढ़ना है, इस चैप्टर में पूरी डिटेल्स हमें ये स्टडी करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, देखो पहली बात तो चैप्टर में आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लिविंग की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। वी हैव नथिंग टू डील विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये चैप्टर पूरा शुरू में इसका हिस्ट्री पार्ट है कि इस प्लैनेट के ऊपर, इसको आराम से समझो, इसको एक प्लैनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए उनको क्लासिफाई कैसे किया गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। आज हमें पता है कि 5 किंगडम में हम डिवाइडेड है, हमने पढ़ा ना किंगडम से लेके स्पीशीज तक 7 कैटेगरीज पढ़ी। तो आज की डेट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब इस प्लैनेट पे जितने भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी फंगस हैं वो किंगडम फंजाई में आ जाएगी, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन बनी कैसे, आज हमें पता है ऐसा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या रही है। शुरू में एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने लिविंग बींग्स के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की थी, बहुत बड़े रिजल्ट्स दिए थे, तो एरिस्टोटल, राइट, इन्हें, ये बहुत फेमस है बायो के अंदर। इन्होंने बहुत शुरू में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। मतलब एरिस्टोटल ने ये कहा था इस प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स, पहले ध्यान रखना ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस पूरे चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने किंगडम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, राइट, डिवाइड कैसे करना है। तो शुरुआत में एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, 2 किंगडम। तो उन्होंने ये कहा था कि अर्थ प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनको हम 2 ही किंगडम में डिवाइड करेंगे, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स आ जाते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर आपको पता होगा, यूनि मतलब 1, ठीक है, 1 सेल वाले प्लांट या बहुत सारी सेल वाले प्लांट चाहे कैसे भी हो, सारे प्लांटी किंगडम में आ जाएंगे। ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हर्ब्स होती हैं झाड़ियां जो बहुत छोटी छोटी होती हैं।
और श्रब्स होती हैं जो इंटरमीडिएट होती हैं, ट्रीज से छोटी और हर्ब से बड़ी। जैसे ये लगा लो, ये हर्ब्स हैं सबसे छोटी, इनसे बड़े होते हैं श्रब्स और सबसे बड़े होते हैं ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रीज। सबसे छोटे जो झाड़ियों टाइप होते हैं, जमीन पे फैले हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है हर्ब्स। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइट वाले जो होते हैं वो श्रब्स होती है। सभी आपको पता होगा, सभी प्लांट्स की हाइट कभी भी सेम नहीं होती। तो एरिस्टोटल ने बड़ा क्लियर सा कर दिया कि दो ही किंगडम है, सारे प्लांट्स एक तरफ, सारे एनिमल्स एक तरफ, राइट। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद आए कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कहा कि दो किंगडम ही हैं क्लासिफिकेशन की। इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी एरिस्टोटल ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल ने जब क्लासिफिकेशन की थी तो उनका मेन बेस क्या था? बेस था मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजी कैसी है? कोई पेड़ बड़ा दिखता है तो वो ट्रीज, उससे छोटे श्रब्स, फिर उससे छोटे क्या होंगे? हर्ब्स, राइट। लिनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट इन्होंने क्या किया था, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड कर लिए थे। था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, बट ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गए। ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको यूज में नहीं लाया गया। अब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, यूग्लिना है, हम यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल्स की तरह भी। तो एरिस्टोटल ने और लिनियस ने ये तो नहीं बताया कि यूग्लिना को कहाँ रखेंगे, क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या कहा? किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमेलिया। सारे प्लांट्स हैं प्लांटी में आएंगे, सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। लिनियस ने भी यही कहा था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि एरिस्टोटल ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज किया था, यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन इन्होंने कुछ स्पेशल फीचर्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड कर लिया था, बट किंगडम दो ही थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ कंट्रोवर्सी आई कि अगर यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह भी, ठीक है, तो उनको कहाँ रखा जाएगा? उनकी तो कोई जगह ही नहीं है। प्लांट्स की अलग जगह, एनिमल्स की अलग जगह है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फिर आई फंगस। फंगस सेप्रोफिटिक होती है, ये आपको नोट कर लेना है। सेप्रोफाइट्स हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेड मैटर से लेते हैं। गले सड़ी चीजों के ऊपर जो ग्रो कर जाए, जो वहां से अपना न्यूट्रिशन ले, वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स। Those organisms which take their nutrition from the dead and decay matter. तो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म और फंगस, इसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट होने लगी साइंस के अंदर। फिर आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या हुआ? अर्नेस्ट हैकल। ये आपको नेम्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने और लिनियस ने। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा? तीन किंगडम्स बना दिए, ठीक है। ऐड कौन सा किया? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरा था ऑटोट्रॉफ, फिर था किंगडम एनिमल। ऑटोट्रॉफ को आप प्लांट्स भी कह सकते हो। तीन डेफिनेशंस को ध्यान रखो। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोमेटिकली खुद बनाते हैं, दोज आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या होंगे? प्लांट्स। आप प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ का नाम भी दे सकते हो। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो का मतलब होता है इसका उल्टा, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो वो क्या है? एनिमल्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स जो डेड और डिके मैटर पे सरवाइव करते हैं। ऑटो जो अपना खाना खुद बनाए, मतलब प्लांट्स। हेट्रो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों में डिपेंडेंट है, वो क्या है? एनिमल्स। फिर आते हैं सेप्रोफाइट्स जो डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं। देखो धीरे धीरे साइंस एडवांस हुई, जितनी बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो एक दिन में, एक रात में नहीं होती। बहुत सारे साइंटिस्ट के उसके एफर्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक स्टोरीज को लर्न करो कि हम नए चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारा इसमें मेन फोकस रहेगा ये पढ़ना कि इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं,
उनको क्लासिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आए एरिस्टोटल, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग रख दिया। फिर आए लिनियस, उन्होंने भी वही किया, प्लांट्स और एनिमल्स को रख दिया। बट इन दोनों में बहुत ड्रॉबैक्स थी। यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स, फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म, इनके लिए कोई स्पेस ही नहीं था, हालांकि ये प्लेनेट पे बहुत ज्यादा पाए जाते थे। फिर आए अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन दी। कौन सा किंगडम ऐड किया था? प्रोटिस्टा। मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट व्हिच न्यू किंगडम वाज एडेड बाय द अर्नेस्ट हैकल। प्लांट और एनिमल पहले दे चुके थे, इन्होंने कौन सा नया किंगडम ऐड किया था? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। अब आते हैं उसके बाद फिर दिया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉपलैंड ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या दिया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या किया, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन्होंने और स्टडी की, और उन्होंने बोला कि देखो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम 4 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। ये दोनों बहुत पुराने हैं, जो एरिस्टोटल और लिनियस ऐड कर चुके थे ऑलरेडी। प्रोटिस्टा को किसने ऐड किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। फिर मोनेरा को किसने ऐड किया? कॉपलैंड ने। नए नए किंगडम ऐड ऑन होते जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहली बार ऐसी थी जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को सेपरेट किया गया। आई गेस आपने 10th में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है आपने? डू यू नो अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? प्लीज आंसर। यस, सही कह रहे हो आप, डिकम्पोजर्स ही होते हैं ये। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल। ये सेल वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आप 10th में पढ़ चुके हो, इसीलिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कॉपलैंड थे, ऐसी कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिन्होंने पहली बार ऐसा कौन सा सिस्टम था जिन्होंने पहली बार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट किया था? ये चीजें आपको हर हालत में लर्न करनी है कि मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्लांट में कौन और एनिमेलिया में कौन। देखो ये क्लियर है, प्लांटी में कौन आएंगे? सारे के सारे प्लांट्स। एनिमेलिया में कौन आएंगे? सारे के सारे एनिमल्स। और ये होते क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं? ये दे आर यूकैरियोट्स, क्योंकि इन पे न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनेलिस भी होती हैं, प्लस दे आर मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर ये नहीं है, कुछ एनिमल सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये यूकैरियोट्स हैं, राइट। फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये क्या है? प्रोकैरियोट, और ये क्या है? यूकैरियोट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें हमने डिफाइन किया था। कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ये पहले ही बताए जा चुके थे। प्रोटिस्टा को ऐड किया था अर्नेस्ट हैकल ने, मोनेरा को ऐड किया है फिर कॉपलैंड ने। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग किए जा चुके थे, क्योंकि देखो ये तीनों क्या है? यूकैरियोट्स। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये इकलौता क्या है? प्रोकैरियोट। सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। कॉपलैंड के बाद आए थे विटेकर, R.H. विटेकर। ये अभी तक भी जैसे लिनियस का नाम बहुत फेमस है ना, कैरोलस लिनियस, ऐसे ही क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ उसका कुछ खासियत भी नहीं थी, स्पेशल नहीं था। 5 किंगडम को ही आज की डेट में हम पढ़ते हैं। देखो 2 किंगडम से स्टार्ट हुआ था, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, लेकिन हर किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको रिप्लेस किया विटेकर ने। इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज की डेट में भी हम पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। यही आपकी यूनिट है। अब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। मोनेराज में कौन आते हैं?
प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, फंगस में क्या क्या आता है, प्लांट्स में क्या आते हैं और एनिमल्स में क्या आता है। हम इसको वन बाय वन इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। विटेकर ने कैसे क्लासिफाई किया था ये इस इमेज में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, 1969 में किया था। देखो यहाँ मेंशन किया गया है, इस प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कैन यू सी दिस इमेज, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, ठीक है। प्रोकैरियोट समझते हो, जिसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स जो होंगी वो भी एब्सेंट होंगी। प्रोकैरियोट्स में किसको रखा गया, मोनरा को, एक किंगडम ये बना दिया गया। फिर आते हैं यूकैरियोट्स। इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोट्स हैं। अब उनको कैसे डिवाइड किया जाए, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं कि जिनमें न्यूक्लियस भी होगा और सारी की सारी जो है वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो वो भी होंगी। पहला देखो डिफरेंस है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है शुरुआत की गई कि प्रो कौन से हैं और यू कौन से हैं। न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो वो क्या है, सारे के सारे आपके मोनोरेंस, बैक्टीरियाज, राइट। फिर आते हैं यूकैरियोट्स व्हिच डू हैव द न्यूक्लियस, व्हिच हैव द साइटोप्लाज्म, राइट। अब इन यूकैरियोट्स में देखा जाएगा कि वो एक सेल के बने हुए हैं या मेनी सेल्स हैं। यूनिसेलुलर है तो उसको नाम दे दिया गया प्रोटिस्टा का, ये बन गया आपका सेकेंड किंगडम। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स वाले। अब इनमें ये चेक किया गया कि सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या है, एनिमल्स। ये आपका कौन सा है, फिफ्थ किंगडम। बचा आपका थर्ड किंगडम और एक फोर्थ किंगडम। तो अगर सेल वॉल है, ठीक है, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, अगर वो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या है, प्लांट्स। अगर वो सेप्रोफाइट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, डेड डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं, तो वो क्या है, फंगस। इन दिस वे ये थर्ड किंगडम है, सॉरी, और ये क्या है, फोर्थ किंगडम। तो विटेकर ने 1969 के अंदर इस प्लेनेट पे पाए जाने